स्टार्ट करते हैं जो हम आज कवर करेंगे। आज जो एक तो अनसोलिडाइड की जो कमर्शियल कम्युनिकेशन है वो क्या होता है, फिर फिशिंग क्या होती है, फिर ये जॉइंट कॉम्प्रिहेंशन प्लान जो है जो ईरान का ये क्या है, फिर अब्राहम अकॉर्ड क्या है, फिर इंडिया को क्या इफेक्ट हो सकता है इससे, फिर कोवैक्स प्रोजेक्ट है वो क्या है, फिर आपने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट आई है ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, उसके बारे में थोड़ा देखेंगे, एनजीटी के बारे में पढ़ेंगे, ये पूरा एनजीटी के बारे में नीचे तक। उसके बाद अपना आईएईए के बारे में पढ़ेंगे, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, न्यू स्टार्ट ट्रीटी जो है उसके थोड़ा बारे में पढ़ेंगे। और फिर ये जेरोसाइड एक मिनरल मिला है, मैरीटाइम मिनरल है, ये मिला है एंटार्क्टिका आइस में मिला है, ये सल्फेट होता है पोटेशियम और आयरन का, ये देखेंगे। तो हम अपने हिंदू को आते हैं, हिंदू पे क्या क्या न्यूज़ है, न्यूज़ वाइज चलेंगे, आर्टिकल वाइज हम उस पर चलेंगे। चलो, तो इसमें क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल हिंदू में क्या है, एक मासिव गैदरिंग की तो पता ही है आपको ये। फिर इसमें क्या है कि जैसे वो ट्वीट कर रहे हैं, जैसे कौन कौन, वो गीता थनबर्ग ट्वीट कर रही हैं, फिर रिहाना जो है, फिर वो मियाँ खलीफा जो है ये ट्वीट कर रहे हैं। तो एक तरह से बोला है कि हमारा मतलब कि फार्मर जीनोसाइड ऐसे करके हैशटैग ट्रेंड चलाया जा रहा है। तो उस पर कमेंट आया, मतलब कि हमारी जो ये इलेक्ट्रॉनिक और आईटी वाली मिनिस्ट्री है, इसने ट्विटर को बोला है कि इस तरह के नोटिस करो, इन चीज़ को बंद करो। तो ये सब चीज़ें बोला है कि हमारा एक इंटरनल मैटर है, हम उसे सॉल्व कर लेंगे इंटरनल मैटर को, कोई फार्मर कोई जीनोसाइड नहीं हो रहा है, ऐसे यूनियन गवर्नमेंट ने ऐसा बोला है कि ये गलत ट्रेंड चला रहे हैं ये लोग, जो ये कर रहे हैं, जो इंटरनेट से इनका अपने देश में तो देखा नहीं जा रहा क्या हो रहा है, दूसरे देश पे कमेंट करना उनका इंटरनल मैटर है, हमारी इंटरनल लड़ाई है इस गवर्नमेंट की और फार्मर की। तो वो चीज़ है, तो इन्होंने यही बोला है मिनिस्ट्री ने कि उस चीज़ को, ट्विटर को वार्न किया है उनको कि इस चीज़ पर ध्यान दो, ये चीज़ गलत चीज़ है। तो ये सारी इसमें बात है, इसमें और कुछ नहीं आया। फिर अपना ये अमेजोन के सीईओ जेफ बेजोस थे, इन्होंने अपना स्टेप डाउन ही हट गए हैं सीईओ से। अभी एनडी जेसी आ गए हैं, कोई वन वर्ड उस पर पूछ लिया जाए एसएससी में, या फिर अभी होने वाला है वो आईबी वाला एग्ज़ाम, तो ये एनडी जेसी आ गए हैं। वो मतलब एग्जीक्यूटिव रहेंगे, पर एग्जीक्यूटिव चेयर रहेंगे, पर वो उन्होंने अपना सीईओ पद से अपना वो हट गए हैं, अब एनडी जेसी आ गए हैं। तो यही इसमें बताया गया है, एनटीजेसी। फिर अपना ये आईएफए का ये एरोबेटिक टीम जो, मतलब कि ये एरो इंडिया हो रहा है 2021, ये कहाँ हो रहा है, ये बेंगलोर में हो रहा है, यालहंका एयरफोर्स स्टेशन है उस पर हो रहा है एरो इंडिया 2021। तो ये याद रखना बस, और कुछ न्यूज़ नहीं है। फर्स्ट पेपर पे यही था इसमें। फिर एनजीटी के बारे में, एनजीटी फिर आ गया, एनजीटी ने बोला है जो आपके वेलफेयर हाउस डेवलप करने के लिए बोला है नॉर्दर्न रेलवे को। वो क्यों, मतलब जो सीमेंटेड उतरता था ना, जो जो गुड ट्रेन्स थी उनसे सीमेंट उतरता था, सीमेंट से जो उनका धुआं उड़ता था, मतलब सीमेंट उड़ता था तो एयर पॉल्यूशन होता था। तो उन्हें वेयर हाउस डेवलप करने के लिए बोला है। और कुछ नहीं, इंपॉर्टेंट क्या पढ़ना है, एनजीटी के बारे में पढ़ना है, पहले भी पढ़ चुके हैं पर अब रिवाइज करेंगे एनजीटी के बारे में, एनजीटी क्या है। हम आते हैं अपने एनजीटी पे। ये पहले पढ़ा चुका हूँ तो वही फोटो कॉपी उसी की लिखा। एनजीटी क्या है, स्टेब्लिश हुई थी 2011 में, स्टेब्लिश हुई थी ये 2010 में, सॉरी एक्ट से आया था, 2011 में फॉर्म हो गई थी। और ये क्या करती है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट के लिए काम करती है। जुडिशियल इसके पास कुछ पावर है, जैसे आपकी मतलब कि सिविल इन्वायरमेंट से रिलेटेड मैटर को हैंडल करने के लिए। और ये इसके पास कोई सिविल ऑफ कोड प्रोसीजर नहीं है, मतलब कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर नहीं है जो फॉलो करते हैं सिविल केस को देखने के लिए, कोर्ट नहीं है। ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस पे वर्क करती है। और 6 मंथ में पूरा केस को ख़त्म करना होता है। जैसे केस आज स्टार्ट हुआ ना इससे, तो 6 मंथ में इसे फाइनल करना होता है पूरा केस। कंपोजिशन क्या है, एक तो ट्रिब्यूनल है, इसमें इसके चेयरमैन कौन होंगे, जुडिशियल मेंबर होंगे, कोई कोई एक्सपर्ट मेंबर होंगे, वो 5 साल के लिए रहेंगे, रीअपॉइंटेड नहीं हो सकते दोबारा बाद में। और चेयरमैन अपॉइंटेड विद सीजीआई की उसके रिकमेंडेशन से अपॉइंट होगा, मतलब चेयरमैन जो होगा अपॉइंट विद द सीजीआई जो होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। लेस देन 10 मेंबर, 10 से कम नहीं हो सकते और 20 से ज़्यादा नहीं हो सकते इसमें मेंबर। एक सिलेक्शन कमेटी बैठती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्म करती है, वो मेंबर चूज करते हैं। एनजीटी ऑल्सो अपीलेटेड जुडिक्शन टू हियर द अपील ऑफ द कोर्ट, एज ए कोर्ट ट्रिब्यूनल ये भी करती है। ठीक है, कंपेंसेशन दिलवाती है विक्टिम को, कोई लॉस हुआ है तो कंपेंसेशन भी प्रोवाइड करवाएगी। और ये 7th एक्ट है जो एक्ट पे काम करती है बस, ये एक्सेप्ट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1973 और फॉरेस्ट एक्ट 1927 और 2006। इन एक्ट को नहीं देखते और सारे एक्ट को देखती है। आगे मैं बताऊंगा कौन कौन से एक्ट है, आपको बताऊंगा। ये पुराना आ गया, ये आ गया। उसके बाद एनजीटी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, वो तो मैंने आपको बता दिया क्योंकि एक्ट से बनी है। इंडिया
थर्ड कंट्री है ऐसी जिसके पास एनजी टाइप की बॉडी है। पहले ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के पास भी एक ऐसी बॉडी है, केस वो डिस्पोजल करती है 6 मंथ में। और इसकी मतलब 5 प्रिंसिपल सिटी तो न्यू दिल्ली में, 5-4 जगह और जगह भी बैठती है, भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में भी बैठती है। चेयरमैन मैंने बता दिया अपॉइंट कौन करता है, बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन द कंसल्टेशन विद सीजीआई ऑफ इंडिया। इतने मेंबर होते हैं इसमें, और ये कोई प्रोसीजर फॉलो नहीं करती है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो करती है। ये सजा भी दे सकती है 3 साल से, और फाइन लगा सकती है अप टू 10 करोड़ तक का, दोनों कर सकती है, जो मैंने बताया था कंपेंसेशन। अब कौन कौन से एक्ट में ये काम करती है? जो वाटर एक्ट 1974, वाटर सेक्स एक्ट 1977, फॉरेस्ट एक्ट, फॉरेस्ट कंपेंसेशन एक्ट है ये 1980, एयर एक्ट 1981, इन्वायरमेंट एक्ट 1986, पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। तो इन एक्ट के अंदर में, मतलब इन एक्ट से ही इसे पावर मिली हुई है, ठीक है ना। तो और इस एक्ट को नहीं देखती है ये, नॉट कर। फॉरेस्ट एक्ट 1927 2006 और वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972, इस एक्ट को ये नहीं देखती है। तो ये सारी होगी अपनी एनजीटी, हमने पूरा कवर कर लिया, ये अपनी एनजीटी हो गई है। हम आगे चलते हैं, अब न्यूज़पेपर पे वापस आते हैं। अब न्यूज़पेपर में एनजीटी हमने पढ़ लिया ऑलरेडी, एनजीटी में कौन कौन मेंबर होते हैं, क्या क्या होता है, पूरा एनजीटी के बारे में। इंडिया पहली कंट्री नहीं है, उससे पहले 2 भी हैं। प्रिंसिपल ऑफ नेशनल जस्टिस फॉलो करती है, और जो उसका चेयरमैन होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है इन द कंसल्टेशन विद सीजीआई ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। आगे चलते हैं। फिर तराई ने मतलब इंश्योर करा इम्प्लीमेंटेशन स्टिक करने, हाई कोर्ट ने बोला है, मतलब जो तराई अपनी रेगुलेशन अथॉरिटी है टेलीकॉम वाली, उसको बोला है कि आप कुछ अपने रेगुलेशन को और अच्छे से काम करिए। जो उनका एक आया था TCCPR जो आया था, तो वो लेके आए थे, एक्ट एक लेके आए थे, उसमें क्या करना था, जो अनसोलिसाइड कॉमर्शियल कम्युनिकेशन होता है ना, फेक कॉल आना, ये आना वो आना, तो उसमें थोड़ा ध्यान दो, उसमें थोड़ा उसके टाइट रूल करो। ऐसा क्यों हुआ है देखो, मैंने आपको टर्म बताऊंगा, 3 टर्म पढ़नी है हमने। एक तो यूसीसी पढ़ना है, ये क्या होता है, और उसके बाद क्या पढ़ना है, मैं तराई तो हम पहले पढ़ चुके हैं, और किसी आगे क्लास में कवर कर लेंगे, लंबा हो जाएगा फिर। तो हुआ क्या है, पेटीएम जो इंडिया है ना, पेटीएम जो है 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड जो है, पेटीएम जो है इस नाम से चलती है, ठीक है ना। उन्होंने बोला है कि ये फिशिंग हो रही है। फिशिंग क्या होती है ये भी देखेंगे, फिशिंग क्या होती है ये। तो ये फिशिंग हो रही है मोबाइल नेट पे, मतलब वो आपके पास एक लिंक आता है, उस लिंक को ओपन करते हो, ये होते हैं। तो उन्हें बोला है कि आप तराई प्लीज़ इस चीज़ पे ध्यान रखो, थोड़ा स्ट्रिक्ट रूल करो कि जो मोबाइल कंपनी है वो ढंग से काम करे, वो ऐसे जो फ्रॉड कॉल्स होती हैं और ये सब कुछ होता है, इन सबको हैंडल करें। तो हम अपने नोट्स पे आ जाते हैं, कुछ इसमें टर्म्स हैं वो देखेंगे क्या क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये अनसोलिफाइड कम्युनिकेशन, जो कमर्शियल कम्युनिकेशन क्या होता है, वो फ़ोन आना आपके पास, जो तराई देखती है, देखो मैंने बताया था TCCPR क्या होता है, वो टेलीकॉम कॉमर्शियल कम्युनिकेशन कस्टमर प्रेफरेंस रेगुलेशन 2018 में लेके आए थे। और ये इसे रोक कैसे चेक करते हैं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से चेक करते हैं, कोई हो तो नहीं रहा, चेक करते हैं ऐसे। और ये यूसीसी जो होता है अपना, और स्पैम कॉल होती है, मैसेज होती हैं, इसको रोकने के लिए लाया गया था। तो यूसीसी क्या होता है, स्पैम कॉल आना, मैसेज आना, आपको इतने पैसे जीत गए हैं, ये जीत गए हैं। और फिशिंग क्या होता है, साइबर क्राइम एक तरीके से ये टारगेट करता है कि कांटेक्ट बाय ईमेल, टेलीफोन, और आपके पास टेली मैसेज, आपको पेटीएम के नाम से मैसेज आएगा आपको कि इस लिंक पे क्लिक करिए, ये मिलेगा वो मिलेगा। तो वो फिशिंग ही होता है एक तरीके से, कि बड़ी कंपनी का नाम यूज़ करके आप एक लिंक भेज रहे हो, ईमेल भेज रहे हो, टेलीफोन कर रहे हो, बाय समवन पोजिंग ए लेजिटमेट इंस्टीट्यूट, मतलब उनके नाम पे करके, ये होता है फिशिंग। तो ये पूरी टर्म हमने पढ़ ली, क्या हो गया। फिर अपने उस पर आते हैं, हम तराई कभी बाद में पढ़ लेंगे। TRAI, टेलीकॉम रेगुलेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, पहले भी पढ़ रखी है हमने एक बार, और इसे बाद में ही पढ़ लेंगे। चलो आगे चलते हैं, और क्या है न्यूज़ में, मिसिंग गर्ल, चलो आगे चलते हैं। अब आ जाता है बाइडन आया, मतलब कि क्या करेंगे, इनके सामने इशू क्या क्या है। पहली बात तो इशू, एक तो 46 प्रेसिडेंट है ये इसके, ये बात याद रखना। और पहला इनको इशू वही है, चाइना US के चैलेंज क्या है, चाइना रशिया वही चैलेंज है इनके। दूसरे चैलेंजेस क्या हैं इनके, मतलब यूरोपियन कंट्री से उनके डिसलाइक बन रहे हैं, तो वो भी उन्हें देखना है। ये टाई यूरोपियन यूनियन के साथ, ये वो सब हो रहे हैं। फिर वेस्टर्न एशिया में, मतलब ये सिविल वार चली हुई है सीरिया में, यमन में, इनको देखना है उन सबको। सऊदी अरेबिया में ये बाइडन वॉच लिस्ट एड, ये अब्राहम अकॉर्ड देखना है इन्हें, कि वो जो उसमें मीडिएशन कराते, जैकॉब वाली डील देखनी है। अभी उन्होंने बोल भी दिया है, अगर ईरान ढंग से काम करता है तो हम जैकॉब पे देख सकते हैं। फिर इंडिया के साथ क्या करना है, इंडिया केवल बाइडन फेवर में है कि अगेंस्ट, अभी पता नहीं लग सकता, बाद में पता लगेगा। पर डेमोक्रेटिक वाले थोड़े लिबरल होते हैं वो लोग,
और इन्होंने सपोर्ट करते हैं ये कश्मीर इशू में गलत हो रहा है, कश्मीर में हो रहा है, ये नॉन गवर्नमेंटल है, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन मतलब ये कर रहे हैं जो कश्मीर मुस्लिम माइनॉरिटी के साथ। फिर एक बोलते हैं ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है। तो इन सबको देखेंगे, बाद में जो पता लगेगा इंडिया के साथ इनके ये है, पहले से इन्होंने कमेंट किए हुए हैं इसके ऊपर, तो उसका डिस्कशन आया। इसमें से मैं कुछ चीज़ निकाले, अब्राहम अकॉर्ड क्या होता है, जैकब क्या होता है, ये हम जाएंगे अपने उस वाले नोट में। ये कुछ नहीं है, एक तरह से जॉइंट कॉम्प्रिहेंशन एक्शन प्लान है जो ईरान में, मतलब इसमें कौन कौन मेंबर थे, इसमें P5 जो परमानेंट 5 मेंबर है, और +1 जर्मनी और EU, मतलब जर्मनी EU का पार्ट है ना यूरोपियन यूनियन का, तो जर्मनी EU +1 ये था और +5 ये था। इसमें क्या हुआ था, इनको क्या चाहिए था, यूरेनियम चाहिए था। मतलब किस चीज़ के लिए, ये इन्होंने इन सब कंट्री ने बोला था इस वाले कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान में कि हम ईरान को यूरेनियम देंगे, पर उस यूरेनियम के लिए उसे अच्छी तरह काम करना है, मतलब उसे किस अच्छे काम के लिए यूज़ करना है, कि मतलब उसे ज़्यादा एनरिच नहीं करना है, उसे जनरेशन मतलब पावर जनरेशन के लिए यूज़ करना है, और फिर पीसफुल एक्टिविटी के लिए यूज़ करना है, उसे न्यूक्लियर वेपन के लिए यूज़ नहीं करना। और ये जो P5+1 है ना, ये उसकी वॉच मतलब मॉनिटर करते हैं वो सही जगह यूज़ कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो ये डील हुई थी 2015 में, डील हुई थी ये वाली। फिर ट्रंप ने आके मतलब ये डील रोक दी थी, मतलब ओबामा के टाइम पे डील हुई थी, ट्रंप ने आके ये डील रोक दी थी, मतलब नहीं हम नहीं करेंगे, ऐसी कोई डील नहीं करेंगे। तो उसने रिस्ट्रिक्शन लगा, दोबारा इस पर बात चल रही है। तो हो सकता है जो बाइडन आया उन्होंने बोला है हम इस पर काम करेंगे अगर ईरान अच्छे से काम करता है तो ईरान, ठीक है। तो ये वाली डील थी, यूरेनियम डील थी, एक तरीके से न्यूक्लियर डील थी। हम आपको यूरेनियम प्रोवाइड करवाएंगे, बस उसे अच्छे काम के, इनरिच मत करना, क्योंकि ज़्यादा इनरिच करते हैं ना, 80% यूरेनियम को इनरिच कर दो तो वो न्यूक्लियर वेपन बन जाता है, वो न्यूक्लियर बन जाता है। इसके लिए एक कमेटी है, मैं आपको बताता हूँ, इसी की मैं जोड़ के फिर आपको पढ़ाई देता हूँ। ये वाली है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है। ये क्या करती है, एटम को पीसफुल चीज़ के लिए यूज़ करो, जो आपका एटम्स है उसे पीसफुल चीज़ के लिए यूज़ करो, कोई इसे बेकार चीज़ के लिए यूज़ मत करो, तो ये बोलता है एटम। ये ऑर्गेनाइज करती है बहुत UNGA को और UNSA को। ये कोई UN का पार्ट नहीं है, बस उनके साथ मिलकर ये ऑर्गेनाइजेशन बनी थी। रिपोर्ट दोनों को करती है, जनरल असेंबली को और सिक्योरिटी असेंबली को, दोनों को करती है। इसका वियना ऑस्ट्रेलिया में हेड क्वार्टर है। इसका फंक्शन क्या है, ये वर्ल्ड वाइड प्रमोट करती है सेफ, सिक्योर एंड पीसफुल यूज़ ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। क्योंकि न्यूक्लियर हमें बहुत चीज़ में यूज़ करते हैं, यूरेनियम हम उसको बिजली बनाने में, और फिर आपके न्यूक्लियर प्लांट होते हैं, और फिर बहुत चीज़ों में यूज़ हो सकता है यूरेनियम का पीसफुल के लिए। तो उसको मतलब पीसफुल चीज़ों के लिए यूज़ करो, सेफ रखो, सिक्योर रखो, उसका वेपन बनाने में यूज़ मत करो। ये बोलता है सिक टू प्रमोट पीसफुल यूज़ ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, इनहिबिट यूज ऑफ मिलिट्री वेपन के लिए यूज़ मत करो, कोई न्यूक्लियर वेपन के लिए यूज़ मत करो। तो ये है, इसमें 169 मेंबर है, और इसमें 1 मेंबर 1 वोट का स्कीम है इसमें, कि एक मेंबर होगा और एक ही वोट होगा उस मेंबर का। तो ये इसमें ये है। और क्या काम करता है, ये कुछ प्रोग्राम भी रन करता है, जैसे कि चलाता है प्रोग्राम ऑफ एक्शन ऑफ कैंसर थेरेपी के लिए चलाता है। क्यों चलाता है भाई, एक तो पीसफुल के लिए यूज़ करो है ना, पीसफुल के लिए, तो उससे जो ऑलरेडी हार्म हो चुके हैं लोग, मतलब उसको गलत यूज़ करने से, तो उनके लिए कैंसर थेरेपी का प्रोग्राम चलाते हैं ये। ह्यूमन हेल्थ का वर्क है तो ह्यूमन हेल्थ के प्रोग्राम भी चलाते हैं ये। फिर वाटर अवेलेबिलिटी रहे, मतलब इन्हेंसमेंट प्रोजेक्ट भी चलाते हैं ये। ऐसा क्यों, क्योंकि इनरिचमेंट करने के लिए ना वाटर को, मतलब यूरेनियम को वाटर की ज़रूरत होती है, तो उसकी इन्हेंसमेंट प्रोजेक्ट भी चलाते हैं। फिर ये क्या, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट ऑन इनोवेटिव न्यूक्लियर रिएक्टर और फ्यूल साइकिल 2020 इन्होंने चलाया है ये, कि मतलब इनोवेटिव न्यूक्लियर रिएक्टर जो है इनोवेटिव तरीके से वर्क कर चुके हैं, क्योंकि रेडिएशन बाहर आ गई तो वो नॉर्मल पब्लिक के लिए हार्म हो जाएगी ना, तो वो इनोवेटिव तरीके से रिएक्टर चलाएं, फ्यूल साइकिलिंग जो है वो रन करें। तो ये कुछ प्रोग्राम भी चलाता है, और इसके 169 मेंबर है, इंडिया भी इसका मेंबर है, और ये सारे इसमें काम करता है। वियना में हेड क्वार्टर है, और ये पीसफुल यूज़ करने के लिए वर्क करता है। तो वही यही सजेशन देता है ईरान को कि आप एनरिच मत करो। इसने ही बोला है कि ईरान क्या कर रहा है, एनरिच कर रहा है अपना यूरेनियम को, मतलब उसे एनरिच करता जा रहा है। इनकी लिमिट है कुछ, यहाँ तक कर सकते हैं। ये लिमिट जो बोलता है, इसे बोलते हैं वियना अकॉर्ड हुआ था एक, उसे उसमें बोला गया था 3% तक ही आप एनरिच कर सकते हैं, 3% तक। पर ईरान 20-30% उसने इनरिच कर लिया है, कि वो कहाँ मूव कर रहा है, टूवर्ड्स न्यूक्लियर के ऊपर। तो यही सारा ये बताते हैं। फिर हम अपने न्यूज़ पे ही आ जाएंगे। दोनों हमने पढ़ ली, जैकब हमने पढ़ लिया, अब्राहम अकॉर्ड में आपको और बता देता हूँ वो क्या है। ये मैंने आपको जो विज़न की मतलब ऊपर चल रही है, मैं 1-2 वीडियो शायद आज अपलोड कर दूंगा विज़न की, अगस्त वाली, उसमें मैंने पढ़ा भी रखा है डिटेल में ये अब्राहम अकॉर्ड क्या होता है। ये क्या था, मतलब ये एक डील थी, मतलब जो US मीडिएटर था इस डील में, और वो करा रहा था किस चीज़ की, इसराइल, UAE और बहरीन के बीच में मीडिएट कर रहा था US, मतलब उनके पीसफुल डील के लिए, जो अभी हुई भी है 26 साल में, मतलब
ऐसे कर रहा था। उससे पहले भी जो अरब कंट्री हैं, क्योंकि अरब कंट्री अगेंस्ट रहती है इसराइल, अरब कंट्री सब अगेंस्ट रहती हैं, पर तो मीडिएशन करने के लिए अब्राहम अकॉर्ड जो है वो इसी चीज़ के लिए कि मीडिएशन हो चुकी है यूएई, बहरीन और इसराइल के बीच में, ये मिलकर कुछ अच्छी बात करें। उससे पहले भी अरब कंट्री कुछ पहले भी डील कर चुकी हैं, जैसे इजिप्ट हो गई आपकी पहली कंट्री थी जिसने डील किया था। उसके बाद कौन सी कंट्री थी, उसके बाद थी आपकी जॉर्डन थी जिसने डील किया था, जॉर्डन थी 1994 में किया था, और सबसे पहले इजिप्ट ने उसके साथ मतलब अच्छे संबंध कर लिए थे। गुल्फ ऑफ अकाबा मैंने आपको पढ़ाया, मतलब मैपिंग सीरीज में गुल्फ ऑफ अकाबा किस किस को टच करता है, जॉर्डन को टच करता है, इसराइल को टच करता है, इजिप्ट को टच करता है। तो अकाबा मीन्स अब्बा, अब्बा मीन्स आपका से भी टच करेगा। अब अब्बा कौन है अरब कंट्री का, मतलब वहाँ पे अरब गुल्फ नेशन में वो सऊदी अरेबिया है, तो सऊदी अरेबिया को टच करता है। चार अकाबा जो मैंने आपको बताया था, अकाबा वो रेड सी में आके मिलता है, फिर इधर से स्विस कैनाल चली जाती है, तो उधर गुल्फ ऑफ अकाबा है। इजिप्ट, इसराइल, जॉर्डन और आपका सऊदी अरेबिया। तो ये हो गया आपका, अब्राहम भी हो गया, जैकब भी हो गया, आईएई के बारे में हमने पढ़ लिया, ये तीनों चीज़ हमने कवर कर ली। अब आते हैं इसमें यही सब बातें कहीं आगे कि क्या होगा, क्या चैलेंजेस है, बाइडन आया तो वही सब बात की गई है। फिर इसमें बात की गई कि गवर्नमेंट क्या मूव कर रही है, वो अर्बन रिफॉर्म्स लाने के लिए बात चल रही है, अर्बनाइजेशन के लिए वो कमेंट कर रही है। वो ऐसा क्यों कहा गया इस आर्टिकल में, क्योंकि देखो अब कोची, चेन्नई, बेंगलुरु में जो मेट्रो प्रोजेक्ट आने वाले हैं, और फिर मतलब कि फिर और भी चीज़ों को डेवलप कर रही है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को अच्छा करने के लिए वर्क कर रही है। तो इसमें यही बताया गया, उसमें कुछ चैलेंजेस बताए गए हैं। चैलेंजेस क्या है कि किसी किसी स्टेट में क्या होता है कि मोनोपोली रहती है गवर्नमेंट की, वो प्राइवेट सेक्टर को बस चलाने नहीं देती, खुद चलाती है। पर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या पीपीपी मॉडल से चलाना चाहती है। ट्रांसपोर्ट जो है वो क्या है, ट्रांसपोर्ट एक स्टेट इशू है, तो ऐसा बोला गया है कि स्टेट को भी सोचना चाहिए, प्राइवेट को भी आगे आना चाहिए, क्योंकि इसमें ज़रूरत है प्राइवेट सेक्टर को। तो इसमें बताया गया कि एक मोटर व्हीकल एक्ट जो आया था, सेंटर के पास पावर है, वो लीड कर सकती है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को, मतलब प्राइवेट सेक्टर को इसमें लाने के लिए, मोटर व्हीकल में लाने के लिए उसके पास पावर है। यही बताया गया है कि अर्बन बस सर्विस रिमेन ए पॉलिटिकल सेंसिटिव रहता है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट खुद ही रन करती है, किसी और को चलाने नहीं देती है, मोनोपोली रहती है स्टेट की, ठीक है ना। तो उसमें मन बताया गया कि पीपीटी मॉडल से वर्क करना चाहिए हमें। फिर इसमें कि कॉमन मोबिलिटी कार्ड जो दिल्ली में चल रहा है, मेरे पास भी है कि मैं बस में, मेट्रो में, फीडर बस में यूज़ कर सकता हूँ। फिर इसमें बताया गया है कि मतलब इन कंपेयर टू बस और मेट्रो थोड़ा कॉस्टली समझते हैं लोग, वो ज़्यादा थ्री व्हीलर में बैठने के लिए अट्रैक्टिव है। जो सेंसेक्स 2011 शो करता है, जो सेंसेक्स टाउन है, फिर आपने 2011 में सेंसेक्स आया था, उसमें सेंसेक्स जो टाउन थे वो आपने टाउन को मेंशन ही नहीं किया था। तो उन सब चीज़ को अच्छा करें, हेल्थ कार्ड बनाए, हेल्थ केयर अच्छी होगी, सिविल सर्विसेज हेल्थ केयर भी अच्छी होगी अगर मोबिलिटी अच्छी होगी। मतलब मोबिलिटी तो सब चीज़ पर डिपेंड करती है, कम्युनिकेशन जो होता है ना, जो सर्विस सेक्टर होता है उसे बढ़ावा देगा तो और चीज़ से लिंक है वो अपने आप डेवलप होगी। मोबिलिटी अच्छी होगी, ट्रांसपोर्ट अच्छा होगा। मांझी की स्टोरी बता रहा हूँ मैं आपको। मांझी ने क्या किया था, वो गांव घूम के जाने के लिए इतना लंबा रास्ता पड़ता था, कोई व्हीकल नहीं थे, तो उन्होंने मोबिलिटी क्या, बीच में पहाड़ काट दिया उन्होंने। तो उनकी वाइफ जो डेथ हो गई थी बिकॉज ऑफ दैट कि मोबिलिटी नहीं थी, ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं था इतना लंबा। तो उससे वही हेल्थ केयर सेक्टर को अच्छा होगा, इंडस्ट्री बढ़ेंगी उससे, अगर अपना मोबिलिटी अच्छी होगी, रोड डेवलप होंगी अच्छे से, ट्रांसपोर्ट सेक्टर अच्छे से काम करेगा। तो ये सब इसमें यही बताया गया, आपको पीपीटी मॉडल लाने की बात की गई है, और स्टेट के सेंटर के पास पावर भी है अपना मोटर व्हीकल एक्ट से, जो मोनोपोली क्रिएट करके बैठी है स्टेट गवर्नमेंट, वो तोड़ने के लिए। फिर कॉमन मोबिलिटी कार्ड ऐसी चीज़ हमें यूज़ करनी चाहिए। फिर टू व्हीलर को भी इन्हेंस करना चाहिए, क्योंकि लोग प्रेफर भी करते हैं टू व्हीलर को, थ्री व्हीलर को, ये सब चीज़ें। और फिर आप इसमें ओला, उबर, वो फ्रीलांस वर्कर जो है उनको मेंशन कर सकते हैं इसके अंदर, कि वो भी एक अच्छा काम कर रहे हैं इस चीज़ में आके, वो उबर बाइक चल रही हैं, उबर, तो ये सब चीज़ें इस चीज़ में मोबिलिटी इंक्रीज़ करने के लिए। तो ये सारा आर्टिकल इसी पे बात कर रहा है। फिर ये क्रिकेट की बात कर रहा है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हमें नहीं पढ़नी बिल्कुल, जाके डायरेक्ट क्रिकेट देखना हॉट स्टार पे। फिर आता है नो वैक्सीन, मतलब ये वैक्सीन जो है नेशनलिज्म मत बनाओ वैक्सीन का, कि कह रहा है कि हम वैक्सीन बना रहे हैं तो पहले हमारी कंट्री में लगेंगी, ऐसा मत करो, ये बहुत गलत चीज़ है कि हमें नहीं करना चाहिए। ग्लोबली कॉपरेशन से काम वर्क करना चाहिए। उसके लिए एक इशू, मतलब एक इनिशिएटिव भी चला है, कोवैक्स प्रोजेक्ट। मैं आपको बताऊंगा कोवैक्स प्रोजेक्ट क्या है। तो ग्लोबली उसे मतलब नेशनल मतलब कि हमें यूरोपियन कंट्री से बना रही हैं, पहले यूरोप में लगेगी या इंग्लैंड में लगेगी, उसके बाद हम बाहर सप्लाई करेंगे। तो ऐसा मत करो, मतलब कि जो गरीब कंट्री है वो तो बेचारी मर ही जाएंगी। ऑफिस में ये बोला है कि इंडिया अच्छा काम कर रहा है, इंडिया ने ब्राज़ील को दी, श्रीलंका को दी, नेपाल से बात चल रही है देने की, तो इंडिया भी इसमें अपनी वैक्सीन दूसरी कंट्री में दे रहा है, ग्लोबली सप्लाई कर रहा है उसे। फिर इसमें बोला गया कि एचडी जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, एसडीजी है, उनको भी थोड़ा ध्यान ध्यान में रखना है, क्योंकि पेंडेमिक से वो जो पुअर कंट्री है वो और पुअर होने वाली हो रही हैं इस चक्कर में।
तो इनको भी हम प्रोग्राम को भी रिवर्सल टू द प्रोग्रेस ऑफ मैनी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जैसे SDG 3 आपका, वो हेल्थ से बात करता है, इंश्योर हेल्थ लाइफ एंड प्रमोट। तो इससे क्या हुआ, कोविड के चक्कर में जो अपना SDG 1 था वो भी फेल हो गया है। वो कैसे फेल होता जा रहा है कि 71 मिलियन पीपल जो है ना वर्ल्ड के, वो मतलब पॉवर्टी के अंदर चले गए, जो SDG 1 बोलता है एंड पॉवर्टी करने के लिए। तो इसमें यही बात की गई है। और ऊपर से आप ऐसा मतलब ये नेशनल वैक्सीन को नेशनलिज्म पे इशू पे ला रहे हो, तो और भी हार्मफुल हो सकता है, और भी हार्मफुल हो सकता है। जो छोटी कंट्रीज़ है अफ्रीका की, फिर आपका छोटे छोटे देश है, मतलब जैसे आपका कोई भी देश, आप, मैं पर्टिकुलर किसी कंट्री का नाम लेना नहीं चाहता, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में भी हैं, सब जगह होती हैं वो छोटी छोटी कंट्री में। तो उनका भी ध्यान रखा जाए, इसे कोई नेशनलिज्म इशू मत बनाना चाहिए। इंडिया ने भी अच्छा काम किया, इंडिया भी दे रहा है, ब्राज़ील को दे रहा है, श्रीलंका को दिया, और भी कंट्रीज़ को इंडिया दे रहा है। तो ये वाला इशू आया। तो इसमें एक ये आया कोवैक्स, ये मैंने नोट्स में नोट कर लिया कि कोवैक्स प्रोजेक्ट क्या है। वो ऐसा आपको कंफ्यूज कर सकता है UPSC। कोवैक्स को बता देगा मतलब ये कोई वैक्सीन है, इट इज़ अ टर्म इन इज वैक्सीन रिलेटेड टू, इट इज़ दिस। तो ये कोवैक्स क्या है? कोवैक्स क्या है? एक इफेक्ट है, मतलब एफर्ट है किनका, जो आपकी डेवलप्ड और मिडिल इनकम वाली कंट्री है, उनका एक प्रोजेक्ट है। वो क्या करेंगी, एक फंड बनाएंगी, पैसा इकट्ठा करेंगी, और इनका टारगेट है 2 से 2.5 मिलियन डोसेज वो पुअर कंट्री को सप्लाई करें। तो इसमें क्या है कि एक इंश्योर करेगा आपको द पीपल ऑल द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड विल गेट एक्सेस टू COVID-19 वैक्सीन वंस दे आर अवेलेबल टू रिगार्डलेस ऑफ देयर वेल्थ। तो ये एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं। अभी इसमें क्या है कि पैसे की कमी थी, पर कोवैक्स को बोल दिया है, जो बाइडन सर आए उन्होंने बोल दिया है कि हम भी इसमें पार्ट करेंगे, हम भी पैसा देंगे, क्योंकि गरीब मुल्क है, उनको हेल्प होगी, एक चैरिटी है। और ये विपदा है बहुत बड़ी, मतलब पूरे वर्ल्ड में विपदा है ये ऐसा नहीं है पर्टिकुलर एक कंट्री के ऊपर। तो इसमें हाथ मिला के हमें आगे बढ़ना है, कॉपरेशन करके आगे बढ़ना है। इंडिविजुअली हमें ऐसा नहीं करना है कि बहुत सी कंट्रियाँ बोल रही हैं कि हमारे यहाँ फाइज़र बनाएगी तो हमारे यहाँ ही लगेगी, उसके बाद हम किसी और में सप्लाई करेंगे। ऐसा कुछ ट्रम्प सर ने भी कहा था कि हम पहले अपने यहाँ लगाएंगे, अब सप्लाई नहीं करेंगे जो हम वैक्सीन बना रहे हैं। तो ये सब है, मतलब ऐसे नेशनलाइज इशू पे मत लेके आओ, ये बहुत बड़ी विपदा है। साथ कॉपरेशन मिल के हमें काम करना चाहिए। तो कोवैक्स वही प्रोजेक्ट है, सबको साथ ला के आपको जो सबको वैक्सीन अवेलेबल कराएंगे जब वो हमारे पास होगी तब। तो यही सारी चीज़ इसमें आई है। अब आ जाते हैं हम इस अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे, ये नहीं पढ़ना ओबीसी वाला। फिर ये सस्टेनेबल ग्रोथ की बात कर रहे हैं, सस्टेनेबल ग्रोथ की बात कर रहे हैं। अभी क्या होता है, ग्रोथ कैसे होती है, एक तो मतलब वैसे हो जाएगी, और इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ हम इन्वायरमेंट को नहीं देखते। तो एक पैरेलल इशू चलता है, हमें कहीं इंडस्ट्री लगानी है, डेवलपमेंट ग्रोथ करना है, तो हम इधर भूल जाते हैं इन्वायरमेंट को। तो एक सस्टेनेबल ग्रोथ की बात कर रहे हैं। सस्टेनेबल मतलब क्या होता है ना, सस्टेनेबल एक तो मतलब कुछ ग्रोथ करो तो इन्वायरमेंट को दिमाग में रखते करो, आपकी फ्यूचर जनरेशन जो आने वाली है उसको दिमाग में रखते हुए कोई काम करो, तो उसे बोलते हैं सस्टेनेबल ग्रोथ। तो वही बोल रहा है कि ह्यूज इकोनॉमिक लॉसेस हुआ है, मतलब पेंडेमिक की वजह से ये सब हुआ है। ग्लोबल GDP, मतलब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बोलती है कि मतलब कि पेंडेमिक से मतलब नियर अबाउट 8 ट्रिलियन से लेके 15 ट्रिलियन तक का नुकसान हुआ है। इतना बड़ा नुकसान हो गया, मतलब इंडिया की अभी कितनी है, वो 3 ट्रिलियन के आसपास अपनी इकोनॉमी है, मतलब 2 पॉइंट कुछ करके। तो उससे भी देख लो कितनी ज़्यादा का नुकसान हुआ है। ऐसे ऐसे इंडिया कितने आ सकते थे। अरे ऐसे ऐसे इंडिया नहीं बोल रहा, मतलब कि इंडिया की इकोनॉमी कितनी नीचे है जितना नुकसान हो गया। फिर एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ग्लोबल आपकी रिस्क रिपोर्ट आती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, तो उसने बताया गया, उसने 5 फैक्टर बताए हैं रिस्क के। एक्सट्रीम वेदर मैंने नोट्स में दिया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रिपोर्ट आती है 2000, उसमें क्या बताया कि स्टेट द एनवायरमेंट रिस्क कंटिन्यू टू थ्रेटन द ग्लोबल इकोनॉमी, जो अभी भी कर रहा है। उसमें क्या रिस्क बताया गया, एक्सट्रीम वेदर बताया गया है, क्लाइमेट एक्शन फेलियर बताया गया है, ह्यूमन इन्वायरमेंट डैमेज बताया गया है, फिर इन्फेक्टीरियस जो डिसीज़ चल रही है वो बताया गया, फिर बायोडाइवर्सिटी लॉस बताया गया। टॉप पे उसने वो इन्फेक्टेड डिसीज़ को रखा है कोविड की वजह से, और लोअर सबसे नीचे उसने मतलब टॉप 5 सबसे नीचे रखा है क्लाइमेट एक्शन फेलियर को। तो ये रिपोर्ट आई है, इसने यही सब इसमें बताया गया है कि वो रिपोर्ट आई है उसमें ऐसा हुआ है। फिर हमें क्या करना चाहिए, मतलब कि माइनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना नहीं चाहिए, मतलब इनमें थोड़ा देख के काम करना चाहिए। ये अच्छे से वर्क करे, वाइल्ड लाइफ और उसके लिए लाइफ्स के लिए अच्छे से वर्क करे, हम डेवलप कर रहे हैं। फिर स्विस इंस्टीट्यूट पब्लिश करता है कि 2020 में बोला है कि न्यू बायोडाइवर्सिटी इकोसिस्टम सर्विस इंडेक्स इसने निकाला है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये याद रखना वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का। फिर इसने बोला है कि हम इंडिया भी कुछ अच्छा काम कर रहा है, मतलब कि बजट में हम रिड्यूस कर रहे हैं जो मतलब जो चीज़ें हैं ना जो इन्वायरमेंट को इफेक्ट पहुंचा रही हैं, कोई हमारे यूज़ की नहीं है, तो उनके लिए बजट बिल्कुल ख़त्म कर दो, जीरो कर दो, रिड्यूस इन्वेस्टमेंट कर दो उन चीज़ के लिए।
सब्सिडी देना बंद कर दो, ये इन्वायरमेंट को हार्म कर रही हैं चीज़ें, जो नेचुरल हैबिटेट्स को डिग्रेड कर रही हैं वो चीज़ें। फिर एक नेशनल मिशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी है एंड ह्यूमन वेल बींग है, ये अप्रूव कर दिया जो प्राइम मिनिस्टर की साइंस टेक्नोलॉजी है और इनोवेटिव एडवाइजरी काउंसिल ने ये अप्रूव कर दिया है। मिशन का नाम याद रखना, नेशनल मिशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड ह्यूमन वेल बींग। जो प्राइम मिनिस्टर की साइंस टेक्नोलॉजी वाली कमेटी है ना, प्राइम मिनिस्टर कह रहा है साइंस टेक्नोलॉजी उनकी कमेटी है, उसे प्राइम मिनिस्टर देखते हैं उसने, और इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल ने अप्रूव कर दिया है। तो ऐसे ऐसे इनिशिएटिव हमें लेने चाहिए और हमें बजट को ख़त्म करना चाहिए। क्या करना चाहिए, जो आपका नेचुरल हैबिटेट को डिग्रेड कर रही हैं उनका जो बजट हम देते हैं उनके लिए कुछ चीज़ के लिए, वो हमें ज़ीरो कर देना चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए बिल्कुल, कि हम बजट बिल्कुल नहीं देंगे। और उसके बाद ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट चलाने चाहिए, नेशनल मिशन ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड ह्यूमन वेलबींग, ऐसे कुछ चलाने चाहिए हमें इनिशिएटिव। ये 2 रिपोर्ट का नाम याद रखना, और फिर ये लिखने के लिए मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है कि कितना पैसे का लॉस हुआ है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं स्मार्ट वॉल फॉर इंडियन बॉर्डर। इसमें क्या हुआ है, जो ट्रम्प ने क्या बोला था, फिजिकल वॉल बनाने की बात कर रहे थे, फिजिकल वॉल बनाएंगे जो मैक्सिको और यूएस के उस बीच में। फिर अब बाइडन आ गया, वो कह रहे हैं फिजिकल नहीं बनाएंगे, हम स्मार्ट वॉल बनाएंगे, क्योंकि पैसा बचता है स्मार्ट वॉल बनाने से। तो स्मार्ट वॉल क्या होती है, वो एक सेंसर और रेडार और सर्विलांस टेक्नोलॉजी होती है, डिटेक्ट करती है, बॉर्डर को ट्रैक करती है। टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं कौन उधर आ रहा है, कौन इधर से जा रहा है। तो वो क्या होता है, टावर्स लगते हैं, सैटेलाइट्स होती हैं और कंप्यूटर्स होते हैं, तो सब चीज़ से वो रेडार इंफ्रारेड सब काम करते हैं उसमें। तो स्मार्ट वॉल होती है, उसमें फिजिकल जो वॉल बनाते हैं ना उससे कम पैसा लगता है स्मार्ट वॉल बनाने में। तो कह रहे ये वाली वॉल बनाएंगे, ना कि हम फिजिकल वॉल बनाएंगे मैक्सिको के बीच में। अब एक न्यू कॉन्सेप्ट है, इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही थी, मतलब कि ये क्या नहीं कर पा रहा था, ये क्या नहीं कर पा रहा था, ये ह्यूमन, अगर सोचो आदमी आया तो जो ठीक है, कोई मतलब जानवर क्रॉस करा तो भी सेंसर दिखाएगा, कोई उसमें कोई मतलब कि एनिमल इधर से क्रॉस कर गया, कोई चीज़ क्रॉस कर गई तो भी सेंसर में आएगा ना। तो उस चीज़ को आइडेंटिफाई करने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का वर्क करेंगे इसमें। फिर रेडार होंगी, कंप्यूटर इक्विप होंगे, बॉर्डर कंट्रोल व्हीकल होंगे, कंट्रोल सेंसर होंगे, ये सब होंगे। मतलब आपको याद रखना टेक्नोलॉजी है सब इसमें। फिर आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, सैटेलाइट का यूज़ करके, वो आपका फिर इंफ्रारेड कैमरों का यूज़ करके, इन सब का यूज़ करके हम आइडेंटिफाई कर लेंगे एनिमल क्या है, और मतलब एनिमल है या ह्यूमन है या व्हीकल है, क्या चीज़ हो रही है, उनको यूज़ करके हम कर लेंगे। ये सभी बोला है। फिर इंडिया के लिए भी बोला गया है कि स्मार्ट वर्ल्ड डेवलप करनी चाहिए इंडिया को। जो पाकिस्तान का ट्रेन एरिया है ना, मतलब टेराइन ऐसा है कि मतलब कि वो कहीं पे वॉल नहीं बना सकते, कहीं पे आपकी वॉल बनी हुई है, कहीं पे उन्होंने फेंसिंग की हुई है, कहीं पे ओपन बॉर्डर है। तो हमें भी कोई स्मार्ट वॉल टाइप का एक कॉन्सेप्ट लाना चाहिए। ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है, लेस डैमेज भी नहीं है, इतना इन्वायरमेंट को भी डैमेज नहीं पहुंचेगा वॉल बनाने में। तो इतनी खुदाई नीचे, इतनी बड़ी वॉल, उतनी बड़ी वॉल, दुनिया भर की चीज़ लगती हैं। तो स्मार्ट वॉल में ज़्यादा खर्चा भी नहीं आएगा फिजिकल वॉल से। तो हमें भी ऐसा करना चाहिए। और ये एक सजेशन और देता है कि जो पहले से ही है ना वॉल, ठीक है ना, उन्हें मत तोड़ना, जो पहले से ही हैं जो भी है उसके ऊपर आप ये करना कि कॉम्प्लीमेंट है कि हमारा फिजिकल वॉल जो है आपके पहले से ही, उनको रखना जितनी है, कि ऐसा ना करे कि हम उसने बनवाई थी, ट्रम्प सर ने बनवाई थी, जितनी बनी उसे तोड़ दो, फिर अपनी बनाएंगे जो स्मार्ट वॉल है, तो उन्हें रखे हुए फिर भी आप ऊपर से ये एक्स्ट्रा कवरेज दे सकते हो। तो यही सारी चीज़ में दिया है। स्मार्ट वॉल क्या होती है आपको पता ही है, सब टेक्नोलॉजी यूज़ होगी जो भी आएगी। ऑटोमेटिक एयरक्राफ्ट बनाने के लिए सुकोई 30 होता है, फिर ये सुकोई 13 अपना, ये आपको मैं बताया था, ये लहंग का जो एयरफोर्स है बेंगलुरु में, लोकेशन याद रखना है इसकी। तो ये डील करेंगे। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। सुबह से बारिश हो रही है दिल्ली में। फिर ये एक बिल आने वाला है आपका, क्या होगा उसमें, डीएनए सैम्पलिंग वाला बिल जो मैंने आपको बताया था। अभी बात चल रही है, इस सेशन में पास हो जाए तो उसके बाद हम बिल पढ़ेंगे क्या चेंज होगा उसमें, क्योंकि अभी नहीं पढ़ेंगे। तो उसमें सारा इशू क्या है, इसका नाम है डीएनए टेक्नोलॉजी यूज एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन बिल 2019। ये क्या करेगा, ये एनबिट पावर टू द इजी, मतलब कि मैं सारी बात आपको मोटी मोटी बात बता देता हूँ। ये जो एक जज है आपके लोकुर जो सर हैं, ये जज थे, सुप्रीम कोर्ट के जज थे, इन्होंने बोला है, रिटायर्ड जज है, कि हमारी अगेंस्ट प्राइवेसी के अगेंस्ट है, थ्रेटन टू लाइफ एंड लिबर्टी डिग्निटी एंड प्राइवेसी ऑफ द पीपल। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। फिर डीएनए की फुल फॉर्म दी हुई, क्या होता है डीएनए, ये क्या होगा, जो विक्टिम्स होंगे, एक तो विक्टिम भी और जो विदाउट विक्टिम, सबको डीएनए लेने के लिए बोलेंगे। जैसे मेरा चालान भी हुआ, मैं पकड़ा गया, मेरा भी डीएनए ले लेंगे, किसी का भी ले लेंगे, कोई देना चाहता है तो ये डीएनए लेगा बिल। डीएनए से क्या होगा ना, फिर कोई क्राइम हुआ वहाँ पे, उसे कुछ मिला, क्राइम के समय पे कुछ मिला, उसका बाल भी मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, तो डीएनए उसका डीएनए से, जिसके डीएनए से मैच होगा, फिर उसे पकड़ लिया जाएगा। तो इस टाइप से ये पूरा एक
लिंकेज होगा। अब इसमें कैसे थ्रेटन आ सकता है प्राइवेसी को, तो प्राइवेसी का थ्रेटन तो है ही। आप विक्टिम का ले रहे हो, चलो कोर्ट की परमिशन से विक्टिम को, अभी डीएनए कैसे लिया जाता है, कोर्ट परमिशन परमिटेड करती है डीएनए लेने के लिए। चलो विक्टिम का ले रहे हो, चलो अच्छी बात है, विक्टिम का लेना चाहिए, विक्टिम है, उसका आगे फ्यूचर में कोई क्राइम करेगा तो इजिली रिकोनाइज हो जाए उसका, ठीक है। इसमें क्या प्रावधान भी इस बिल के अंदर क्या है, आप की कोई विक्टिम भी नहीं है उसका भी ले सकते हो। ये चीज गलत है ना, प्राइवेसी की मेरी अगेंस्ट है, मेरी लाइफ और लिबर्टी के अगेंस्ट है। पहला इश्यू तो ये है। दूसरा इश्यू इसमें क्या है कि एक बता, कोई मिनिस्टर का लड़का है, बहुत पावरफुल व्यक्ति का कोई लड़का है, उसने कोई क्राइम कर दिया, ठीक है ना, आपको उस क्राइम में नहीं डालना है, वहाँ पे कोई डीएनए मिला, आप क्या कर सकते हो, दूसरे विक्टिम के साथ डीएनए इंटरचेंज कर सकते हो, उसका उसका डीएनए हटा के, मतलब आपने कुछ किसी और कर दिया कि ये वाला भाई इसका आदमी का डीएनए मिला है, तो इस आदमी को पकड़ लोगे, उसने बेचारे ने कोई क्राइम नहीं किया, क्राइम किया था पावरफुल मिनिस्टर ने, ये भी एक उसमें इशू आ रहा है। तो ये सारी चीज़ उसमें इशू है कि ऐसे डीएनए, क्योंकि डीएनए मिला है, किसी का कुछ चीज़ मिली है, वो एविडेंस के तौर पे काम होता है ना, इंडियन एविडेंस एक्ट उसे मानता है ना, फिर डीएनए मैच हो गया इस आदमी से तो फुल प्रूफ हो जाता है ना फिर तो उस तरह से एक हार्म कर सकता है। तो यही वाली मिसयूज कर सकते हैं, कलेक्शन ऑफ डीएनए सैंपल विल लीड टू मिसयूज हो सकता है, इन्होंने बता दिया। अब ये क्या है, सबमिशन टू, मतलब ये बोलते हैं लोकल रिटन सबमिशन टू पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी ऑन साइंस एंड टेक। देखते हैं स्टैंडिंग कमेटी पे जाता है कि नहीं जाता, जो भी होगा आप बाद में देख लेंगे। आगे चलते हैं, जो अपनी न्यूज़ है, फिर न्यूज़ वही ईरान वाली डील, रूहानी ने बोला है कि चेंज टू न्यूक्लियर डील, कुछ ऐसा कुछ करेंगे, नो क्लॉज टू जैकब विल चेंज, ये सब बात की गई है। फिर अभी क्या हो रहा है कि एक न्यू स्टार्ट ट्रीटी थी यूएस के और रशिया के बीच में, उसमें क्या आता था, मैं आपको ट्रीटी के बारे में बताऊंगा। तो ये अभी क्या बाइडन आने से कुछ मतलब आपको समझ में आ रहा है कि कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें हो रही हैं। उन्होंने उस मतलब कोवैक्स को भी, मतलब मैंने आपको बताया ऊपर, उसमें भी पैसा देने की बात कर दी है, इन्वायरमेंट को भी इशू में लेंगे। उसके बाद ये न्यू स्टेट ट्रीटी जो है ट्रंप ने ख़त्म करने की बात की थी, हम वॉकआउट करेंगे, ठीक है, छोड़ देंगे। तो फिर अब क्या हो गया है, ये एक्सटेंड हो गई है, अभी ख़त्म होने वाली थी ना फरवरी में, तो ये एक्सटेंड हो गई है, ये पास कर दिया यूएस ने, ठीक है। फिर रशिया में देखते हो उससे पीस कोल्ड स्टार्ट हुआ, कोल्ड वॉर में जो बनी थी ना, कोल्ड वॉर के लिए बनी थी, कोल्ड वॉर जो चल रही थी, मतलब जवानी जंग बोलते हैं, जवान की, मैंने कुछ बोला उसने कुछ बोला, तो ये वाली, उसको रोकने के लिए ट्रीटी बनाई गई थी। इस ट्रीटी के बारे में पढ़ते हैं, ये ट्रीटी है क्या, और आगे की न्यूज़ में कुछ नहीं है और इतना। ये वही अमेजोन के बहरोज उतर गए हैं, वो आएंगे जैसी एंडी जैसी ये आएंगे, अब नए जो बनेंगे, क्योंकि 50 बहुत उम्र के हो चुके हैं, 60 साल के हो चुके हैं, रिटायरमेंट तो लेंगे। फिर क्रिकेट की न्यूज़ आ जाएगी। हम अब चलते हैं अपने उसी में, हमने क्या क्या कवर कर लिया, हमने इस ऊपर का कवर कर लिया, ये पढ़ लिया, जॉइंट एक्शन प्लान पढ़ लिया, अब्राहम अकॉर्ड पढ़ लिया, कोवैक्स पढ़ लिया, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो रिक्स रिपोर्ट है ये पढ़ ली हमने, एनजीटी हमने कवर कर ली पूरी, फिर ये एनजीटी पढ़ ली, और फिर आईएईए पढ़ लिया हमने, और उसके बाद आता है ये पढ़ लिया, पैक्ट पढ़ लिया। अब न्यू ये अब इसके बाद आता है न्यू जो स्टार्ट ट्रीटी है, वो क्या है कि मतलब ये क्या आती है, फिनिश होने वाली है फरवरी 2021 को, तो इन्होंने एक्सटेंड हो गई है 5 साल के लिए दोबारा से। तो इसमें क्या आता है कि न्यू स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी है, मतलब जो अपने आर्म्स बनाते हैं ना, हम न्यूक्लियर वार हेड बनाते हैं, उनको कम करो, उनको मत बनाओ, फजूल का खर्चा मत यूज़ करो, पैसा वेस्ट मत करो, उसे रोकने के लिए हुई थी। ये फोर्स कब हुई थी, फरवरी 2011 से फोर्स हुई थी, और इसमें कौन कौन था, यूएस से और रशिया था इस ट्रीटी के अंदर। अभी यूएस क्यों वरीड था, ट्रम्प साहब क्यों वरीड थे कि चाइना, और इसमें चाइना नहीं है इसमें अंदर, एक तो चाइना क्या कर रहा है, वो अपने न्यूक्लियर स्टॉक पाइल्स बना रहा है, फिर डबल कर रहा है, वो अपने वेपन्स बढ़ा रहा है, तो यूएस को इस चीज़ का डर था। दूसरा रशिया का भी डर था, वो बोलते हैं कि रशिया भी कहीं छुपके छुपके अपने वेपन बना रहा है। तो ऐसा ट्रम्प जी ने कमेंट किया था, तो अब दोनों मान गए हैं, बाइडन ने बोल दिया ठीक है ऐसे कंटिन्यू करते हैं, तो वो कर रहे हैं। तो चाइना का ही इशू था, इस यूएस एक चीज़ और बोल रहा था, ठीक है हम कर लेंगे, चाइना को इंक्लूड कर लो इसके अंदर, पर अभी क्या होगा, ठीक है चलो कोई बात नहीं, ट्रम्प जी ने बोला था कि चाइना को इंक्लूड करो तब हम कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि वो वेपन बनाता जा रहा है, हम वेपन की रेस से बाहर हो जाएंगे, हमारे वेपन कम हो जाएंगे, तो कोई नहीं, अब चाइना का इंक्लूड ही नहीं, कुछ नहीं, ये वो है। इससे रिलेटेड एक ट्रीटी और थी, मैं उसके बारे में बता रहा हूँ, 2019 में पहले ही निकल चुका है, यूएस उसमें सस्पेंड कर चुका है, उसका नाम था INF ट्रीटी, इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी, जो रशिया के साथ थी, 2019 में बाइकआउट कर चुका है। इससे ही बाइकआउट करने की बात चल रही थी, क्योंकि फरवरी में ख़त्म होने वाली है, इसके बाद बाइकआउट हो जाता, अगर ट्रम्प सर होते तो इस ट्रीटी से बाहर हो जाते। और जॉर्ज बाइडन में पीस आ गया, तो पीस का मतलब कोल्ड वार को, मतलब ऐसी जुबानी जंग स्टार्ट ना हो, उन्होंने पीस की तरफ अपना स्टेप दिखाया है।
तो वो इस ये वाली ट्रीटी क्या बोलती थी, एलिमिनेट करती थी जो इंटरमीडिएट शॉर्ट रेंज मिसाइल्स होती है ना, मीडियम रेंज, उसको हमें डेवलप नहीं करना है। जो न्यूक्लियर वार हेड कैरी कर सकती हैं उस मिसाइल को डेवलप नहीं करना है हमें। फिर वही चाइना का इश्यू था, चाइना बड़ी बड़ी रेंज की मिसाइल बना रहा था, इस वजह से ये वरीड थे कि चाइना बना रहा है। फिर इन्होंने बोला था कि रशिया भी बना रहा है, वही दुक्के दुक्के रशिया भी बना रहा है, तो इन्होंने ऐसा बोला था। तो इस वाले से पहले ही बाहर हो चुके हैं। आपको याद क्या रखना है, INF ट्रीटी किसके बीच में थी और किस चीज़ के लिए थी। ये मिसाइल की रेंज वाली जो इंटरमीडिएट शॉर्ट रेंज मिसाइल जो डेवलप करते हैं उसको रोकने के लिए वार हेड कैरी करती है, उसको मत बनाओ। ये वेपन को रोकने के लिए, आर्म्स को रोकने के लिए है, जो आर्म्स और वेपन बनाते हैं उसको रोकने के लिए ये ट्रीटी न्यू स्टार्ट। तो दोनों रशिया और US के बीच में हुई थी कि पीस वार को रोकने के लिए। और लास्ट आता है एक जेरोसाइड, एक ये मैरीटाइम मिनरल है, ये मिला है अंटार्कटिका आइस में मिला है, सल्फेट होता है, सल्फेट ऑफ पोटेशियम एंड आयरन। तो ये आज के सारे अपने करंट अफेयर ख़त्म हो चुके हैं। हमने हिंदू भी पूरा कवर कर लिया ऑलमोस्ट, ऐसा कोई चीज़ नहीं बचा है उसमें जो ना किया होगा। और मैंने आपको ऊपर ऊपर की सबकी स्टोरी थोड़ा बता दिया है, कुछ बेसिक चीज़ भी हमने कवर कर ली है इसमें। तो मैं अपनी रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ।